नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह की नरम धूप ड्राइंग रूम की पॉलिश की हुई मार्बल फ्लोर पर पड़ रही थी। सब कुछ चमक रहा था। फोटो फ्रेम, ट्रॉफी कैबिनेट के शीशे, पीतल की मूर्तियाँ। ये वो चमक थी जो बताती थी कि यहाँ रहने वाले लोग नहीं बल्कि एक इमेज रहती है। मल्होत्रा फैमिली की इमेज। नीता मल्होत्रा फूलदान में गुलदाउदी सजा रही थीं। उनके चेहरे पर एक फोकस्ड प्रोफेशनल एक्सप्रेशन था, जैसे वो कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर रही हों। हर फूल का एंगल परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज़। उन्होंने एक सिग्नेचर मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। वो मुस्कान जो गेस्ट्स के सामने रहती थी, फोटोज में कैद होती थी, लेकिन जिसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। अर्जुन सोफे पर बैठे फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटोरियल पढ़ रहे थे। उनकी पोशाक क्रीम कलर के स्लैक्स और पोलो टी, वीकेंड की कैजुअल यूनिफॉर्म थी, बिना शिकन के। उनकी मुद्रा में एक तनाव था, जैसे वो आराम करने के लिए नहीं बल्कि आराम का प्रदर्शन करने के लिए बैठे हों। कबीर अभी तक उठा नहीं? अर्जुन ने अखबार नीचे किए बिना पूछा। उठ गया है, जिम में है, नीता ने बिना मुड़े जवाब दिया। आर्या कल रात लेट आई थी, वो सो रही है। लेट आई? क्यों? प्रोजेक्ट था? पता नहीं अर्जुन, वो बताएगी तो सुनेंगे। नीता की आवाज में एक थकी हुई निर्ममता थी। हमें सुनना नहीं, उस पर नजर रखनी है नीता। ये उम्र बहुत नाजुक होती है। दरअसल अर्जुन को आर्या की फिक्र थी, पर उनकी फिक्र कंट्रोल के रूप में बाहर आती थी। नीता जानती थी। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर चुप हो गई। बहस बेकार थी। लंच टेबल एक बफर जोन की तरह थी। एक तरफ कबीर अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ग्राफ और नंबर्स देख रहा था। दूसरी तरफ आर्या हेडफोन लगाए फोन पर कुछ रील स्क्रॉल कर रही थी, तभी कभी मुस्कुरा देती। नीता खाना लगा रही थी। दही बड़ा, पनीर की सब्जी, दाल, चावल, हर चीज परफेक्ट। दादी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी थी, अपने हाथों की शिकनों को देख रही थी, जैसे उनमें कोई नक्शा छुपा हो। अर्जुन ने सूप का पहला घूंट लिया। नमक कम है। नीता तुरंत उठी। लाऊं और? नहीं चलेगा, स्वास्थ्य के लिए ठीक है। फिर उनकी नजर कबीर पर गई। ये क्या काम चल रहा है, रविवार भी? कबीर ने स्क्रीन बंद की। बस एक प्रेजेंटेशन फाइनल कर रहा था, कल मीटिंग है। किसके साथ? इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ, वेंचर वॉइस। अर्जुन ने एक अविश्वास भरी हंसी निकाली। वेंचर वॉइस? यही ना कल कुछ और था? तुम हर हफ्ते नया प्लान, नया आइडिया लेकर आते हो। फोकस की कमी है बेटे। मैंने तुम्हें अपनी प्रैक्टिस में पार्टनर बनने का ऑफर दिया था, वो सिक्योर पद था, लेकिन तुम्हें तो दुनिया बदलनी है। हवा गर्म हुई। कबीर के जबड़े की मांसपेशियां खिंच गई। पापा, मेरा बिजनेस भी सिक्योर है। मैं सिक्योर? अर्जुन ने कांटा प्लेट पर रखते हुए कहा। सिक्योर वो होता है जिसमें महीने के अंत में तनख्वाह आपके अकाउंट में आ जाती है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तुम जो कर रहे हो वो जुआ है, और मैं अपनी कमाई का पैसा इस जुए में नहीं लगाऊंगा। ये वो पुरानी रिकॉर्डेड टेप थी जो हर बार बजती थी। नीता ने कबीर की तरफ देखा, एक मूक अपील अपनी आंखों में लिए। बस सह लो, चुप हो जाओ। लेकिन आर्यन ने हेडफोन उतारे। उसकी आवाज तीखी, साफ थी। पापा, कबीर का जुआ या नहीं, पर वो कुछ कर तो रहा है। आप उसकी एक कोशिश की भी तारीफ क्यों नहीं कर सकते? बस उसे नीचा दिखाना है। सन्नाटा। अर्जुन की नजरें आर्या पर कड़ी हो गईं। तुम्हें इस बातचीत से क्या लेना देना? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कल रात कहाँ थी? आर्या ने बगावत भरी नजर से देखा। फ्रेंड्स के साथ थी, ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी रात को 1 बजे तक? कौन से फ्रेंड्स, लड़के या लड़कियां? अर्जुन बस करो। नीता की आवाज कांप रही थी। ये सब अभी मत। नहीं नीता, यही सही वक्त है इस उम्र में एक लड़की के लिए। तभी दादी ने अपना चम्मच प्लेट पर रखा। एक हल्की सी टन की आवाज हुई। सबकी नजर उन पर गई। दादी किसी दूर की जगह देख रही थीं। उनकी आंखों में एक धुंधली चमक थी। उन्होंने कहा धीरे से, पर हर शब्द साफ था। श्याम बहुत डरता था जब अर्जुन छोटा था। डरता था कि दुनिया उसे कमजोर ना समझ ले, इसलिए वो उसे डांटता रहता था, रो मत, लड़के रोते नहीं। पर रात को जब अर्जुन सो जाता, श्याम उसके बिस्तर पर आता, उसके सिर पर हाथ फेरता और खुद रो पड़ता। कहता, मेरा बच्चा, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे दुनिया के लिए मजबूत बना रहा हूं। दादी ने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक साफ, दुख भरी पहचान थी। तुम भी वही कर रहे हो बेटा?
अपने डर को प्यार का नाम दे रहे हो। तुम्हारे पिता की सबसे बड़ी गलती यही थी। तुम वही गलती दोहरा रहे हो। एक पल के लिए अर्जुन का सख्त चेहरा भर्रा गया, जैसे उनके अंदर का कोई बच्चा जाग उठा हो, जिसे अपने पिता का वो छुपा हुआ प्यार याद आ गया हो। उनका गला भराया। उन्होंने जल्दी से नैपकिन से होंठ साफ किए और उठ खड़े हुए। माँ, आपको ये सब याद नहीं? आप कंफ्यूज हैं। और वो बिना खाना खत्म किए लिविंग रूम की तरफ चले गए। वो खामोशी जो बाद में छाई, वो पहले वाली खामोशी से अलग थी। ये खामोशी एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसने हर किसी के दिल में दस्तक दी। बालकनी में कबीर सिगरेट का कश ले रहा था। आर्या आकर उसके साथ खड़ी हो गई। आर्या, सुना, दादी ने तो बम गिरा दिया। पापा के चेहरे का रंग ही बदल गया था। कबीर गहरा कश लेते हुए, हाँ, पता नहीं सच है या दादी का कोई भ्रम। आर्या, सच है भैया, इतने सालों से देख रही हूं। पापा की हर कड़क के पीछे एक डर है, डर कि तुम सफल न हो पाओगे और लोग कहेंगे डॉक्टर अर्जुन का बेटा निकम्मा निकला, या डर कि तुम इतने सफल हो जाओगे कि उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। उनकी पूरी पहचान प्रोवाइडर की है। अगर तुम प्रोवाइडर बन गए तो वो क्या बनेंगे? कबीर ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। तू इतना सब कब से सोचने लगी? आर्या मुस्कुराई। जब से मैंने देखा कि मम्मी बन के रह गई हैं। असल में वो नीता कौन थी वो कोई नहीं जानता, शायद मम्मी भी भूल गई हैं। अंदर मास्टर बेडरूम में तूफान था। आवाजें दबी हुई थीं, पर भाव इतने तीखे कि दरवाजा भी रोक नहीं पा रहा था। नीता, तुम हमेशा उसके आत्मविश्वास को कुचल देते हो। क्या तुम्हें खुशी नहीं होती कि वो कुछ नया करने की हिम्मत कर रहा है? अर्जुन, हिम्मत तब होती जब वो मेरी मेहनत से बने इस घर का आदर करता, मेरी सलाह मानता। पर नहीं, उसे तो पिता के साये से बाहर निकलना है। ये तुम्हारा ही दिया हुआ आइडिया है ना? नीता की आंखों में आंसू आ गए। ये आरोप नया था और जहरीला। तुम सच में ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे और बच्चों के बीच दूरी बना रही हूं? अर्जुन, मैं तो बस चाहती हूं कि तुम उनसे बात करो, सिर्फ बात, बिना सबक सिखाए, बिना जज किए। अर्जुन, दुनिया उन्हें जज करेगी नीता, मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूं। नीता ने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, फिर हाथ हटाए। उनकी आवाज में एक निराशा थी जो गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक थी। तुम्हारी इस तैयारी ने कबीर को एक ऐसा इंसान बना दिया है जो हर वक्त साबित करने की जद्दोजहद में है। और आर्या को तो तुम समझते ही नहीं। तुम डरते हो अर्जुन, सबसे ज्यादा खुद से डरते हो, क्योंकि अगर कबीर सफल हो गया तो तुम्हारे पास प्रोवाइडर के अलावा कोई पहचान नहीं बचेगी। और मेरे पास, उनकी आवाज कांपी, मेरे पास डॉक्टर की पत्नी और इन दोनों की मां के अलावा नीता कौन है, मैं भी तो भूल गई हूं। ये एक कन्फेशन था, एक चीख थी। अर्जुन हैरान रह गए। वो नीता को इस तरह नहीं देख पा रहे थे, इतनी टूटी हुई, इतनी साफ। उन्होंने कुछ कहना चाहा, शायद माफी मांगनी चाहिए या शायद और गुस्सा करना चाहा, पर वो कुछ कर ना पाए। उन्होंने सिर्फ दरवाजा जोर से खटखटाया और कमरे से बाहर निकल गए। कबीर का कमरा, ब्लू लाइट ऑफ लैपटॉप। वो अपने दोस्त और को फाउंडर रोहन से वीडियो कॉल पर था। रोहन, तो आज का फैमिली लंच वॉर्ड जीता किसने? कबीर थके हुए, किसी ने नहीं यार। दादी ने एक ऐसी बात कही मेरे दादा के बारे में। लगता है पापा के साथ भी वही हुआ था जो आज वो मेरे साथ कर रहे हैं। रोहन, साइकिल चल रही है ब्रो, तूने कभी सीधे पूछा है उनसे? बस पापा तुम कैसे हो, बिना किसी एजेंडा के। कबीर चुप रहा। उसे याद आया कि उसके बचपन की बीमारियां, स्कूल के फंक्शन, कॉलेज का पहला दिन, हर जगह अर्जुन मौजूद थे, पर सिर्फ शारीरिक रूप से। एक हाथ उसके सिर पर, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा कैमरे के लिए। लेकिन एक बार भी उन्होंने उससे नहीं पूछा कि बेटा डर तो नहीं लग रहा, या खुश है? नहीं, कबीर ने फीकी आवाज में कहा। नहीं, कभी नहीं पूछा। रोहन, शायद वक्त आ गया है पूछने का। वहीं आर्या अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक ईमेल खुला था। इंटर्नशिप कंफर्मेशन, द क्विंट, मुंबई, ड्यूरेशन 6 महीने। उसके आंखों में एक उत्तेजना और एक डर था। वो जानती थी ये खबर एक तूफान लाएगी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया। आज दादी ने दीवार में एक दरार बना दी, वो दीवार जो हमारे और पापा के बीच थी, और शायद पापा और उनके अपने बचपन के बीच। अब उस दरार से हवा आ रही है, ठंडी, ताज़ा। शायद अब सांस ले पाऊंगी। पापा डरे हुए हैं हमारी आज़ादी से, अपनी अप्रासंगिकता से,
मम्मी जाग रही हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी चिंगारी देखी आज जो सालों से बुझी हुई थी। कबीर भाई शायद तैयार हो रहे हैं, या तो लड़ने के लिए या बात करने के लिए। और मैं बस इस दरार को और चौड़ा करना चाहती हूँ, चाहे पूरी दीवार ही क्यों न गिर जाए। कल सुबह मैं अपना इंटर्नशिप लेटर निकालूंगी डिनर टेबल पर। देखते हैं कौन सी हवा चलती है। दादी का कमरा। वो अपने बाई और खाली पड़े बिस्तर को देख रही थीं। श्याम का बिस्तर। फिर वो खिड़की से बाहर चांद को देखने लगीं। उनके होठों पर एक हल्की दुख भरी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से अपने बिस्तर के नीचे से एक पुराना एल्बम निकाला। एक फोटो थी, एक युवा श्याम बिल्कुल अर्जुन जैसा दिखने वाला, एक छोटे शरारती अर्जुन को कंधे पर उठाए हुए। दोनों के चेहरे पर एक सी खुली बेफिक्र हंसी। दादी ने उस फोटो को अपने सीने से लगा लिया। श्याम, तुम्हारा डर अब तुम्हारे बेटे की विरासत बन गया है, पर मैं इसे टूटते देखूंगी। अपनी आखिरी सांसों से भी इन बच्चों को इस चेन से आजाद कराऊंगी। नीता की आंखें खुली हुई थीं। पास वाला बिस्तर खाली था। अर्जुन स्टडी रूम में सोएंगे आज। नीता ने अलमारी खोली। सबसे ऊपर की शेल्फ पर कपड़ों के एक बंडल के पीछे एक पुराना बॉक्स था। उसमें से उन्होंने एक फ्रेम निकाला। यंग नीता एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में माइक्रोफोन पकड़े, कॉन्फिडेंट चमकती हुई। उस फोटो को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तू कहाँ खो गई? उन्होंने फुसफुसाया। फिर एक नई दृढ़ता उनके चेहरे पर आई। उन्होंने फोटो वापस बॉक्स में ना रखकर अपने ड्रेसिंग टेबल के दराज में रख दी, दिखाई देने वाली जगह पर। और अर्जुन, वो स्टडी रूम की कुर्सी पर बैठे अंधेरे में घूर रहे थे। दादी के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। शाम उसके सिर पर हाथ फेरता और खुद रो पड़ता। क्या सच में? क्या उनके सख्त दूर रहने वाले पिता के अंदर भी ऐसा कोई दर्द था? और अगर था, तो क्या उनके अंदर भी वही दर्द था? एक अजीब सी गांठ उनके गले में उठाई। उन्होंने डेस्क के दराज को खोला। सबसे पीछे एक पुरानी डायरी दबी हुई थी, किशोर अर्जुन की डायरी। उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, फिर रुक गए। नहीं, अभी नहीं। उन्होंने दराज बंद कर दिया, पर उस डायरी का होना उनकी यादाश्त में एक चिड़चिड़ी खरोंच की तरह था। दीवार में दरार आ चुकी है। अब हर किसी ने उसे देख लिया है। कोई उसे पाटना चाहता है, कोई उससे झांकना चाहता है, और कोई पूरी दीवार को गिराकर एक नई नींव रखना चाहता है। सोमवार की भागदौड़ शुरू हो गई थी, पर हवा में कल का भारीपन अब भी था। नाश्ते की टेबल पर सामान्य से ज्यादा खामोशी थी। अर्जुन अखबार के पीछे एक किले की दीवार की तरह खड़े थे। नीता चाय बना रही थी। उनके चेहरे पर एक नई शांत दृढ़ता थी। कबीर जल्दी में था, बस एक टोस्ट खाकर उठने वाला था। आर्या ने घुसते ही सबका मूड भांप लिया। उसने गहरी सांस ली। अब या कभी नहीं। उसने अपना बैग टेबल पर रखा और एक फाइल निकाली। मम्मी पापा, मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई है, उसने सीधे स्पष्ट आवाज में कहा। सबकी नजरें उस पर टिक गई। नीता मुस्कुराई। वाह, बहुत अच्छा बेटा। कहाँ? मुंबई में, द क्विंट में, डिजिटल मीडिया की पोजीशन है। नीता की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। मुंबई? पर वो तो बहुत दूर है। यहाँ दिल्ली में भी तो बहुत। अर्जुन ने अखबार धीरे से नीचे रखा। क्विंट मतलब वही जो हमेशा सरकार के खिलाफ लिखता रहता है? आर्या ने आंखें घुमाई। पापा, वो एक न्यूज़ पोर्टल है, वो सब कवर करते हैं। और ये इंटर्नशिप है, कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही। तुमने ये अप्लाई कब किया? हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जानती थी यही प्रतिक्रिया मिलेगी, आर्या ने सीधे कहा। मैंने पिछले महीने अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गई। ये मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा मौका है। अर्जुन उठ खड़े हुए। तुम्हारा करियर? तुम अभी बीए सेकेंड ईयर में हो। पहले डिग्री पूरी करो, फिर जहां मर्जी इंटर्नशिप करो। मुंबई अकेले जाना बिल्कुल असंभव है। पापा, मैं 18 साल की नहीं रही हूं, मैं 22 की हूं। और मुंबई सुरक्षित है। मेरे कॉलेज की सीनियर भी वहीं रहती है, मैं उसके साथ रह सकती हूं। नहीं, अर्जुन का स्वर अटल था। फाइनल ईयर खत्म होने दो, फिर देखेंगे। यही वो पल था जिसका आर्या को इंतजार था। उसकी आवाज में एक कंपन आ गया, गुस्से और आंसुओं का मिश्रण। देखेंगे? मतलब ना, हमेशा ना, मेरी जिंदगी के हर फैसले पर ना।
कपड़ों पर, दोस्तों पर, कोर्स के चुनाव पर और अब करियर पर। क्या मैं आपकी बंदूक की नली पर लगे लक्ष्य साधने वाली दूरबीन हूं जिसे आप जहां चाहे घुमा दे? नीता बीच में आई। अब आर्या, ऐसे बात मत करो। पापा तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। नहीं मम्मी, वो अपने कंट्रोल के बारे में सोच रहे हैं। आर्या चिल्लाई। आप सब क्यों नहीं देख पाते? ये सुरक्षा नहीं है, ये कैद है। और मैं अब और नहीं झेल सकती। उसने फाइल टेबल पर पटक दी। ये इंटर्नशिप मैं करूंगी। मैं जाऊंगी मुंबई, आपकी इजाजत से या बिना इजाजत के। और वो रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। खाना पूरी तरह ठंडा हो चुका था। कबीर, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, पापा, शायद आपको उसकी बात सुननी चाहिए। वो बड़ी हो गई है। तुम भी उसी के साथ हो क्या? अर्जुन ने गरजते हुए कहा। तुम दोनों मिलकर इस घर को तबाह करने पर तुले हो। कबीर ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पिया और अपना बैग उठाया। उसने अपने पिता की आंखों में देखा। वहां गुस्सा था, पर उसके पीछे एक भयानक बचकाना डर भी झलक रहा था। नहीं पापा, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हम इस घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे तोड़ रहे हैं। और वो भी निकल गया। कबीर का स्टार्टअप ऑफिस एक को-वर्किंग स्पेस का छोटा सा कैबिन था। रोहन और वो प्रेजेंटेशन फाइनल कर रहे थे। रोहन, तो तेरे घर में सिविल वॉर चल रही है? कबीर, यार आर्य ने तो बम फोड़ दिया, मुंबई जा रही है इंटर्नशिप के लिए। पापा का तो स्टैंडर्ड ना। रोहन, और तू, कल वाली बात, पिताजी से बात करने वाली? कबीर ने स्क्रीन बंद कर दी। रोहन, मैंने एक फैसला लिया है। मैं पापा का ऑफर, उनकी प्रैक्टिस में पार्टनर बनने का, ठुकरा रहा हूं और मैं घर से बाहर निकल रहा हूं। रोहन हैरान, सीरियसली? पर तेरे फंडिंग राउंड का क्या? तुझे तो अभी। मैं जानता हूं, फंडिंग सिक्योर नहीं है, इसीलिए मैं पापा के मेरी कमाई के पैसे वाले तंबू से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा फ्लैट ले लूंगा, लोन ले लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर ही इस बिजनेस को चलाऊंगा। ये एक विद्रोह था, पर शांत, सोचा समझा। कबीर ने अपने फोन से एक मैसेज टाइप किया, पापा, आज शाम मैं आपसे एक अहम बात करना चाहता हूं, घर पर मिल सकते हैं? और सेंड बटन दबा दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब उसने अपने पिता को एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैसेज किया था। आर्या का कमरा बंद था। अंदर से लोफाई म्यूजिक बज रहा था। नीता दरवाजे के बाहर खड़ी थी। 2 बार दस्तक दे चुकी थी। आर्या बेटा, दरवाजा खोलो, चाय लाई हूं। कोई जवाब नहीं। आर्या, प्लीज, बात करते हैं। दरवाजा खुला। आर्या की आंखें सूजी हुई थीं। उसने चाय की ट्रे ले ली, लेकिन अंदर जाने ही वाली थी कि नीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, नीता ने फुसफुसाया। क्या मतलब? मुंबई जाने के बारे में। मैं समझती हूं तुम्हें, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आर्या की आंखें फिर से पानी से भर आईं। पर पापा से मैं बात करूंगी। और नीता की आवाज में एक ऐसा फैसला था जो आर्या ने पहले कभी नहीं सुना था। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है बेटा। मैंने अपनी जिंदगी किसी और के हाथों में दे दी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कन्फेशन इतना बड़ा था कि आर्या स्तब्ध रह गई। उसने मम्मी को गले लगा लिया, और इस बार नीता ने सिर्फ पीठ थपथपाई ही नहीं, बल्कि जोर से, सच्चे प्यार से लौटाया भी। वही समय अर्जुन स्टडी रूम में कबीर के मैसेज को देख रहे थे। एक अहम बात। उनके मन में कई अनुमान कौंधे। क्या कबीर का बिजनेस फेल हो गया है? क्या उसे पैसों की जरूरत है? शायद अब वो समझदार बनेगा, उन्होंने सोचा। शाम 7 बजे कबीर घर आया। वो सीधे स्टडी रूम में गया, जहां अर्जुन उसका इंतजार कर रहे थे। नीता और आर्या लिविंग रूम में थीं, तनावपूर्ण खामोशी में। स्टडी रूम का दरवाजा बंद था। पहले 10 मिनट तो सिर्फ अर्जुन की आवाज सुनाई दी, ऊंची, नाराज। फिर खामोशी। फिर कबीर की आवाज, शांत, लगातार। नीता ने आर्या का हाथ थाम लिया। आखिरकार करीब आधे घंटे बाद दरवाजा खुला। कबीर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। पीछे पीछे अर्जुन आए। उनका चेहरा राख जैसा सफेद था। वो कबीर की तरफ देख रहे थे जैसे उन्हें पहली बार देख रहे हों। कबीर ने नीता और आर्या की तरफ देखा और एक छोटी सी दुख भरी मुस्कान दी। फिर वो अपने कमरे की तरफ चला गया।
अर्जुन धीरे धीरे सोफे पर आकर बैठ गए। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उनके कंधे हल्के से कांप रहे थे। नीता ने कभी नहीं देखा था अर्जुन को इस तरह, एकदम टूटे हुए। आर्या डरी हुई थी। पापा। अर्जुन ने हाथ नीचे किए, उनकी आंखें लाल थीं। कबीर ने कहा, उसने कहा पापा, मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपसे डरता भी हूं, और मैं अब और नहीं डरना चाहता। ये शब्द हवा में लटक गए। नीता की सांस रुक सी गई। अर्जुन ने आगे कहा, उसने मेरा पार्टनर बनने का ऑफर ठुकरा दिया है, और वो अगले हफ्ते घर से अलग रहने जा रहा है, अपने बूते। उन्होंने नीता की तरफ देखा, एक लाचार बच्चे की तरह। उसने कहा, मैं आपका सम्मान करना सीखूंगा पापा, लेकिन पहले मुझे खुद का सम्मान करना सीखना है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक मैं आपके साये से बाहर नहीं निकलता। ये आत्मसमर्पण नहीं था, ये एक घोषणा थी। और अर्जुन को एहसास हुआ कि उनका बेटा, जिसे वो हमेशा एक बच्चा समझते रहे थे, एक वयस्क पुरुष बन चुका था। एक ऐसा पुरुष जो उनसे भी ज्यादा साहसी था। नीता ने अर्जुन के पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। ये पहली बार था इतने सालों में कि उन्होंने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, बिना डर के। अर्जुन, शायद वो सही है। अर्जुन ने सिर हिलाया, मुश्किल से। उसने मुझसे पूछा, पापा, क्या दादा ने भी आपको इतना डराया था? क्या आप भी उनसे इस तरह डरते थे? उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिर गई, और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। वो पल था जब अर्जुन के किले की पहली दीवार ढह गई। रात का खाना रद्द था, हर कोई अपने अपने कमरे में था, पर कोई सो नहीं रहा था। आर्या ने कबीर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर जाने पर उसने देखा, कबीर एक सूटकेस पैक कर रहा था। सच में जा रहे हो? आर्या ने पूछा। हाँ, रोहन के साथ एक फ्लैट देखना है कल। तुमने पापा से सब कह दिया? कबीर रुका। हाँ, और एक बात और कही। मैंने कहा, पापा, मैं आपकी तारीफ चाहता हूं, ना कि आपकी सहानुभूति। मैं आपका गर्व चाहता हूं, ना कि आपके पैसे। और जब तक मैं इस घर में रहूंगा, आप मुझे वो नहीं दे पाएंगे। आर्या की आंखें भर आईं। तुम बहुत बहादुर हो भैया। कबीर हंसा। नहीं, बस थक गया हूं डरते रहने से। वही मास्टर बेडरूम में अर्जुन और नीता साथ तो थे, पर उनके बीच सालों का सन्नाटा चीख रहा था। नीता ने हिम्मत जुटाई। अर्जुन, हमें आर्या को जाने देना चाहिए। तुम भी? अर्जुन की आवाज में पहले जैसी धार नहीं थी, बस थकान थी। हाँ, मैं भी। क्योंकि अगर हमने उसे नहीं रोका तो शायद वो हमसे दूर नहीं भागेगी, लेकिन अगर हमने रोका तो हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे, कबीर की तरह। कबीर को मैंने खो दिया? अर्जुन ने दर्द से पूछा। अभी नहीं, नीता ने कहा, लेकिन अगर तुमने उसके इस फैसले का भी विरोध किया तो हाँ, वो चला जाएगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अर्जुन चुप हो गए, फिर बोले, माँ ने जो कल कहा दादा के बारे में, वो सच था ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अर्जुन ने दराज खोली और वो पुरानी डायरी निकाली। क्योंकि मैंने भी यही लिखा था अपनी डायरी में। पापा मुझसे नफरत करते हैं, मैं काश उनकी मौत हो जाए। और फिर एक रात मैं बीमार था, बुखार में। पापा मेरे बिस्तर पर बैठे रहे सारी रात, पोंछा करते रहे। मैंने आधी नींद में देखा, उनकी आंखें नम थीं। उस दिन के बाद मैंने सोचा, शायद उन्हें मेरी परवाह है, पर उन्होंने कभी कहा नहीं। और मैं उनसे डरता रहा, डर के आदी हो गया। और अब मैं वही कर रहा हूं। ये एक कबूलनामा था, नीता के लिए भी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन के भीतर इतना दर्द छुपा है। हमें बदलना होगा अर्जुन, नीता ने कहा, नहीं तो हम इस परिवार को खो देंगे, और फिर एक दिन हम एक दूसरे को भी खो देंगे। उस रात अर्जुन और नीता ने बिस्तर पर हाथ मिलाए रखे, एक मूक संधि की शुरुआत। और दादी अपने कमरे की खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रही थीं। वो मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने शाम की फोटो को देखा। देखो शाम, दरार चौड़ी हो रही है, अब रोशनी अंदर आएगी। किले के दरवाजे खुल गए हैं, कबीर बाहर निकल चुका है। आर्या ने अपनी लड़ाई जीत ली है, नीता ने अपनी आवाज वापस पा ली है, और अर्जुन अब अपनी दीवारों के खंडहर पर खड़े हैं, ये सोचकर कि अब क्या बनाया जाए।
कबीर की विदाई का दिन। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। दुख नहीं, बल्कि एक गंभीर नई शुरुआत का तनाव। सामान गाड़ी में लादा जा चुका था। 2 सूटकेस, एक लैपटॉप बैग, कुछ किताबें। उसका नया फ्लैट, जो वास्तव में एक छोटा सा 2 कमरा अपार्टमेंट था, रोहन के साथ शेयर किया हुआ, उसका इंतजार कर रहा था। दरवाजे पे खड़े होकर कबीर ने अपने घर को देखा, वो घर जो अब तक उसकी पूरी दुनिया था। अब वो सिर्फ एक जगह लग रहा था। नीता की आंखें नम थीं, पर वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने एक डिब्बा थमाया। घर का खाना 1 हफ्ते तक चलेगा। और ये रहा, एक छोटा सा लिफाफा। कबीर ने खोला, अंदर एक चेक था। उसने मना करने के लिए मुंह खोला तो नीता ने कहा, नहीं सुनो, ये तुम्हारा है। तुम्हारी नानी ने जो तुम्हारे नाम जो एफडी करवाई थी, उसका मैच्योरिटी अमाउंट है। मैंने रखा हुआ था, अब वक्त आ गया है। ये पैसा नहीं, एक विश्वास था। कबीर ने लिफाफा ले लिया। शुक्रिया मम्मी। आर्या ने उसे जोर से गले लगा लिया। कभी कभी घर आया करो किराएदार साहब, और डरना मत। तू ही डरना मत, कबीर ने कहा और आर्या के कान में फुसफुसाया, मम्मी का साथ देना। फिर अर्जुन आए। उन्होंने कबीर के हाथ में एक चाबी थमा दी। ये मेरी पुरानी कार है, गैरेज में पड़ी है, तुम इस्तेमाल कर लो, ऑफिस आने जाने में काम आएगी। ये एक शांत पेशकश थी, एक जिद नहीं। कबीर ने चाबी ले ली। थैंक यू पापा। एक भारी खामोशी। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, घर तुम्हारा ही है, जब चाहो आ सकते हो। और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, एक हाथ मिलाने के लिए। कबीर ने उनका हाथ थामा, फिर एक आवेग में उन्हें जल्दी से गले लगा लिया। ये जल्दी सा अजीब सा आलिंगन था, पर वहां था। अर्जुन अकड़ गए, फिर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। संभल कर रहना। कार गली से निकल गई। नीता और आर्या अंदर चली गईं, पर अर्जुन दरवाजे पर ही खड़े रहे, तब तक जब तक कार सड़क के मोड़ पर ओझल नहीं हो गई। उनकी आंखें एक बार फिर भीग गईं, पर इस बार सिर्फ एक ही आंसू था, एक विरासत का जो टूट गया था। घर का माहौल बदल गया था। खामोशी अब खालीपन नहीं, बल्कि एक सोचने की जगह लगती थी। आर्या अपनी मुंबई यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी और नीता उसकी मदद कर रही थी, ना कि बाधा डाल रही थी। वे एक साथ ऑनलाइन शॉपिंग करती, चादर तकिए चुनती। एक दिन आर्या ने पूछा, मम्मी तुमने कॉर्पोरेट जॉब क्यों छोड़ी? नीता रुक गई। अब तुम्हारे पैदा होने के बाद पापा की ड्यूटी अनियमित थी, किसी को तो घर संभालना था, और शायद मैं आसान रास्ता चुन गई। घर संभालना उतना मुश्किल नहीं लगा, पर अब लगता है मैं खुद को ही भूल गई। कभी वापस जाने का ख्याल आया? नीता मुस्कुराई। हाँ, हाल ही में आया है। वहीं अर्जुन अब जल्दी घर लौटते। खाली कमरा, कबीर का कमरा, अब एक गेस्ट रूम बन गया था। एक शाम वो उस कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। अंदर सब कुछ साफ सुथरा व्यवस्थित था, बस एक किताब बेड साइड टेबल पर पड़ी थी, दी इनोवेटर्स डिलेमा। अर्जुन ने किताब उठाई। उसमें कबीर के हाथ के नोट्स थे, मार्जिन पर लिखे विचार। अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं जाना था कि उनका बेटा इतना गहरा सोचता है। उन्हें एहसास हुआ वो कबीर को बेटा समझते रहे, कबीर व्यक्ति को कभी नहीं जाना। उसी शाम उन्होंने कबीर को फोन किया, पहली बार बिना किसी विशेष कारण के। हेलो पापा। हाँ, बस सब ठीक तो है? फ्लैट सही है? हाँ पापा, सब ठीक है। आप? हम भी ठीक है। एक अटकन। तुम्हारी किताब द इनोवेटर्स डिलेमा यहाँ रह गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, अच्छी किताब है। हाँ, शायद पढ़ूंगा। और फोन कट गया। ये छोटी सी अजीब सी बातचीत थी, पर एक शुरुआत थी। आर्या की मुंबई रवानगी से 1 हफ्ते पहले परिवार बाहर डिनर करने के लिए गया। ये नीता का सुझाव था। रेस्टोरेंट में बातचीत सामान्य थी, मौसम, खाना। फिर दादी ने अचानक नीता की तरफ देखा और बोली, नीटू, तुम्हारा वो लड़का क्या हुआ जो तुम्हारे ऑफिस आता था? बहुत अच्छा गाता था। चम्मच की खनखनाहट रुक गई। आर्या की नजर मम्मी पर पड़ी। अर्जुन ने हैरानी से देखा। नीता का चेहरा लाल हो गया। माँ, आप क्या कह रही हैं? कोई लड़का? हाँ हाँ, वो राजीव, रोहन,
नहीं, रोहित मेहरा तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करता था। तुम घर भी लाई थी उसे एक बार। शाम को भी बहुत पसंद आया था, बोला था बहुत होनहार लड़का है। एक भयानक खामोशी। अर्जुन की नजरें नीता से जा मिली। रोहित मेहरा? वो तो आजकल बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तुम उसे जानती थी? नीता ने गला साफ किया। हाँ, जानती थी, हम साथ काम करते थे। और वो घर आया था? मैं क्यों नहीं जानता? दादी बोली, अरे तब तो तुम मेडिकल कॉलेज में थे अर्जुन, दिल्ली से बाहर। नीतू तुमसे मिलने भी गई थी उस हफ्ते, तुम्हें याद नहीं? बुखार था तुम्हें। टुकड़े जुड़ रहे थे। अर्जुन को याद आया वो हफ्ता जब उन्हें टाइफॉइड हुआ था। नीता आई थी पर जल्दी चली गई थी। कहा था प्रोजेक्ट डेडलाइन है। माँ बस करो, नीता ने कहा, आवाज में घबराहट। वो बस एक सहकर्मी था। पर दादी अपने भ्रम की स्पष्टता में आगे बोली, सहकर्मी? शाम तो कहता था वो नीतू को पसंद करता है और नीतू भी उसकी बातें करते वक्त खेल उठती थी। पर फिर तुम बीमार पड़ गए अर्जुन, और नीतू ने छोड़ दिया सब, तुम्हारे पास भागी आई। शाम ने कहा था मेरी बहू में दिल है, पर दिल ही उसकी कमजोरी भी है। रेस्टोरेंट का शोर गायब हो गया। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। आर्या ने मम्मी का हाथ थाम लिया। वो डरी हुई थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या ये सच है नीता? नीता ने आंखें बंद कर लीं। उनके होंठ कांप रहे थे। सालों से दबा रहा एक राज दादी की याददाश्त की झोली से निकलकर टेबल पर आ गिरा। चलो, नीता ने अचानक कहा, घर चलते हैं। घर के रास्ते भर कोई नहीं बोला। आर्या दादी के पास बैठी थी, उनका हाथ थामे। दादी अब शांत थी, बस बाहर देख रही थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, तूफान फूट पड़ा। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? अर्जुन की आवाज में चोट थी, गुस्सा नहीं। रोहित मेहरा आज पूरे देश में जाना पहचाना नाम है। अगर तुमने उसे चुना होता तुम आज शायद उसकी पार्टनर होती, किसी की मम्मी नहीं। अर्जुन प्लीज। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, क्या तुमने उसे चुना था? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए मजबूर हो गई थी क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था? ये वो सवाल था जो अर्जुन के अंदर सालों से सुलग रहा था। क्या नीता ने उसे प्यार से चुना था या फर्ज से? नीता ने आंखें खोली। उनमें आंसू नहीं, एक साफ दर्दनाक ईमानदारी थी। हाँ, रोहित मुझे पसंद करता था और हाँ, मैं उसकी तरफ आकर्षित थी। वो मजाकिया था, क्रिएटिव था, हम एक अच्छी टीम थे। और हाँ, जब तुम बीमार पड़े, मैंने फैसला किया, मैं तुम्हारे पास आई। अर्जुन का चेहरा टूट सा गया। पर मजबूरी नहीं थी अर्जुन, नीता ने आगे कहा, आवाज मजबूत। ये एक चॉइस थी। मैंने तुम्हें चुना। शायद कारण सही नहीं थे, शायद मैं तुम्हारी देखभाल करने के अच्छे इंसान के रोल में खो गई। शायद मुझे लगा यही सही है। लेकिन ये मेरी चॉइस थी और सालों तक मैंने उस चॉइस पर शक नहीं किया। जब तक मैंने देखा कि हमारे बच्चे उसी जाल में फंस रहे हैं जिसमें हम फंसे थे, डर के जाल में। आर्या सुन रही थी, हैरान। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी परफेक्ट मम्मी के पास भी ऐसा कोई राज, ऐसा दर्द हो सकता है। तो तुम पछताती हो? अर्जुन ने पूछा, आवाज लगभग फुसफुसाती हुई। मैं अपनी जिंदगी के कुछ फैसलों पर अफसोस करती हूं, पर अगर मैंने रोहित को चुना होता तो मुझे कबीर और आर्या नहीं मिलते, और ये दोनों मेरी सबसे बड़ी खुशी हैं। इसलिए नहीं अर्जुन, मैं पछताती नहीं, पर मैं बदलना चाहती हूं अब। ये एक जंग थी, लेकिन बिना हथियारों के, सच्चाई के हथियारों से लड़ी गई जंग। अर्जुन धीरे धीरे सोफे पर बैठ गए। उनके सामने दो सच थे। एक, उनकी पत्नी ने उन्हें दया में चुना था, और दूसरा, वो अब भी उनके साथ थी, लड़ रही थी। पहला सच उन्हें तोड़ रहा था, दूसरा सच उन्हें जोड़ रहा था। मैं थक गया हूं नीता, इन दीवारों को बनाए रखने में, इन राजों को छुपाने में। मैं भी। उस रात आर्या अपनी डायरी में लिख रही थी, आज दादी ने एक और दीवार गिरा दी, मम्मी और पापा के बीच की। मैंने सोचा था ये तबाही होगी, पर शायद ये सफाई है। अब वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बिना किसी मास्क के। डरावना है, पर सच्चा। और शायद सच्चाई ही एकमात्र चीज है जो हमें बचा सकती है। और दादी अपने कमरे में शाम की फोटो से बात कर रही थी। देखा शाम, कभी कभी भूलना अच्छा होता है, पर कभी कभी याद दिलाना और भी जरूरी होता है। अब वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हमारा काम हो गया। सारे राज खुल गए हैं।
सारे मास्क उतर गए हैं। अब हर कोई नंगे चेहरे नंगे दिल के साथ खड़ा है। हवाई अड्डे का शोर एक अजीब किस्म की पृष्ठभूमि थी। आर्या का सामान चेक इन हो चुका था। ये वो पल था जिसका उसे डर था और जिसकी उसे तड़प थी। नीता ने उसे बार बार समझाया, खाना ठीक से खाना, कोई अजनबी से बात नहीं करना, रात को अकेले बाहर नहीं निकलना। पर इस बार चिंता में नियंत्रण नहीं था, बस चिंता थी। हाँ मम्मी, सब ठीक रहेगा, आर्या ने उन्हें गले लगाते हुए कहा। फिर अर्जुन की बारी आई। वो चुपचाप खड़े थे, हाथ जेब में। फोन चार्ज रखना, हफ्ते में एक बार कॉल कर दिया करना। जी पापा। एक अटकन। फिर अर्जुन ने आगे बढ़कर अनाड़ी से आर्या के सिर पर हाथ फेरा। तुम बहादुर लड़की हो। हमें हमें तुम पर गर्व है। ये शब्द जिनकी आर्या ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, हवा में लटक गए। उसकी आंखें भर आई। थैंक यू पापा। उसने जल्दी से उन्हें गले लगा लिया और इस बार अर्जुन ने भी लौटाया। और ये रहा। अर्जुन ने एक लिफाफा थमाया। पहले महीने का खर्चा, तुम्हारी इंटर्नशिप की स्टाइपेंड शुरू होने तक। आर्या ने लिफाफा लेते हुए कहा, पापा मैं मैनेज कर लूंगी। जानता हूं, अर्जुन ने कहा, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। पर पिता होने का एक फायदा तो मुझे भी मिलना चाहिए। ये एक नया अर्जुन था, थोड़ा झिझकता हुआ पर कोशिश करता हुआ। जैसे ही आर्या सिक्योरिटी गेट के पार चली गई और एक बार पलटकर हाथ हिलाया तो नीता का सहारा टूट सा गया। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे उनका हाथ थाम लिया और नीता ने पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे खालीपन को महसूस किया। घर वापसी बहुत खामोश थी। कबीर का कमरा खाली था, आर्या का कमरा खाली था। घर घर नहीं, एक शेल लग रहा था। दादी ने दोपहर में पूछा, आर्या कहाँ गई है? मीता ने धैर्य से कहा, मुंबई, माँ, पढ़ने गई है। अच्छा, दादी बोली। और फिर अचानक, अर्जुन, तुम्हारा बेटा, वो भी चला गया? हाँ माँ, अर्जुन ने कहा, आवाज भारी। दादी ने सिर हिलाया। अच्छा हुआ, अब तुम दोनों रह गए, बात करो, पहले कभी वक्त नहीं मिला। और वो चुप हो गई। रात के 11 बजे थे। फोन की घंटी ने खामोशी तोड़ दी। नीता का फोन था, कॉलर आईडी पर आर्या लिखा था। हेलो बेटा, सब ठीक तो? नीता की आवाज रुक गई। फोन के दूसरी तरफ से आर्या के रोने की आवाज आ रही थी, हिचकियों के साथ। आर्या, क्या हुआ? बोलो जल्दी। मम्मी, आर्या की आवाज सुनाई दी, डरी हुई, कांपती हुई। यहाँ फ्लैट में मेरी रूममेट तो गई हुई है और मुझे लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है बहुत देर तक, और अब चुप है। मुझे डर लग रहा है। नीता का दिल धड़क रहा था। अर्जुन तुरंत जाग गए और फोन अपने हाथ में ले लिया। आर्या, मैं बोल रहा हूँ, पापा। दरवाजा बंद है ना? चेन लगी है? हाँ, पर मम्मी, मैं डर गई, मैं वापस आना चाहती हूँ। नहीं, सुनो। अर्जुन की आवाज में डॉक्टर वाला कूल कमांडिंग टोन आ गया, पर इसमें एक नरमी थी। तुम्हारे पास कोई नंबर है बिल्डिंग के वॉचमैन का या तुम्हारी सीनियर का? हाँ, पर अभी फोन करो, मैं तब तक लाइन पर रहता हूँ, जाओ। आर्या ने दूसरा फोन किया। वॉचमैन आया, चेक किया, कोई नहीं था। शायद कोई शरारती बच्चे थे या कोई गलत फ्लैट। खतरा टल गया, पर आर्या का डर नहीं टला। वो फुसफुसा रही थी, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती पापा, मैं घर आना चाहती हूँ। ये वो मौका था जब पुराना अर्जुन कहता, मैंने कहा था ना, वापस आ जाओ। पर नया अर्जुन, जो टूट कर जुड़ा था, अलग सोच रहा था। उसने नीता की तरफ देखा जो बेचैनी से पूरे कमरे में टहल रही थी। उसने हाथ के इशारे से कहा, शांत रहो। आर्या, सुनो, डरना स्वाभाविक है। एक नई जगह, अकेलापन, पर तुम ये मत भूलो कि तुम क्यों गई हो। तुम्हारा सपना, एक डर ने तुम्हारे सारे सपने को मात नहीं देना चाहिए। पर कल सुबह तुम अपनी सीनियर से बात करना, फ्लैट की सुरक्षा के बारे में। अगर जरूरत पड़ी तो फ्लैट बदल लेना, पैसे की चिंता मत करना। पर भाग कर मत आना, क्योंकि अगर तुम आ गई तो ये डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और एक दिन तुम मुझसे, खुद से नफरत करने लगोगी कि मैंने तुम्हें हार मान लेने दिया। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा था। आर्या हैरान थी, ये उसके पिता नहीं लग रहे थे। नीता ने फोन लिया। बेटा, पापा सही कह रहे हैं,
डर ठीक है, पर डर से भागना ठीक नहीं। हम यहाँ हैं, हमेशा तुम्हारे साथ। फोन हमेशा ऑन रहेगा, कभी भी कॉल करना। पर कोशिश करो 1 हफ्ता और रुक जाओ, फिर फैसला करना। आधे घंटे की बातचीत के बाद आर्या शांत हुई। वादा किया कि वो रुकेगी। फोन रखकर नीता बुरी तरह कांप रही थी। अर्जुन ने उन्हें गले लगा लिया। वो ठीक रहेगी, वो हमारी बेटी है, बहादुर है। पर मेरा दिल, मैंने सोचा था मैं तैयार हूं, पर नहीं हूं। कोई भी मां तैयार नहीं होती नीता, अर्जुन ने कहा, और ये शब्द उनके अपने दिल से निकले थे। हम सीख रहे हैं ना, सब कुछ एक साथ। उस रात वो दोनों सो नहीं पाए, पर अब वो अकेले नहीं थे। एक साझे डर ने उन्हें एक साझी ताकत दी थी। कबीर के बिजनेस ने पहला बड़ा क्लाइंट हासिल किया था। छोटी सी सफलता, पर उसके लिए बहुत बड़ी। उसने घर फोन किया, नीता ने बात की, जश्न मनाने का सुझाव दिया। शनिवार की शाम कबीर अपने फ्लैट पर डिनर पर बुलाया। नीता और अर्जुन पहली बार उसकी नई दुनिया में जा रहे थे। फ्लैट छोटा था, सादा था, पर वहां जीवन था। किताबें अलमारी के बजाय फर्श पर बिखरी थीं। एक व्हाइट बोर्ड दीवार पर लगा था, उस पर बिजनेस आइडियाज के स्क्रिबल्स थे। ये एक जगह नहीं, एक घर लग रहा था। रोहन भी वहां था। शुरुआत में अजीब सा माहौल था, पर खाना जो नीता लेकर आई थी खुलने लगा। कबीर ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। रोहन ने किस तरह अर्जुन को सर कहकर बात की। अर्जुन ने कबीर के व्हाइट बोर्ड के आइडियाज के बारे में सवाल पूछे, ना कि उन पर सवाल उठाते हुए, बल्कि समझने की कोशिश में। फिर बातचीत ने गंभीर मोड़ लिया। कबीर, पापा, मैंने सोचा था बाहर निकलकर सब आसान हो जाएगा, पर नहीं। बिल भरने, खाना बनाने, सब कुछ मैनेज करने में मैं थक जाता हूँ। कभी कभी लगता है घर वापस चला जाऊं। अर्जुन, यही तो जिम्मेदारी है, और तुम इसे बखूबी निभा रहे हो। मैं तुम्हारी इस हिम्मत पर गर्व करता हूँ। शब्द साधारण थे, पर उनका भार असाधारण था। कबीर की आंखें चमक उठी। यही वो शब्द थे जिनका उसे एक जीवन भर से इंतजार था। नीता ने पूछा, और आरा, उसका क्या हाल है? कबीर मुस्कुराया। वो तो अब मुंबई की रानी बन गई है, ग्रुप प्रोजेक्ट लीड कर रही है, और हाँ, उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया है। हवा जमसी गई। अर्जुन का चेहरा तन गया। क्या? उसने हमें क्यों नहीं बताया? रोहन हंसा। अंकल, आर्या ने कहा था कि अगर वो बताएगी तो आप सीधे मुंबई पहुंच जाएंगे उस लड़के का मेडिकल चेकअप करने। नीता ने हल्की सी हंसी दबाई। वो कौन है? क्या करता है? कबीर ने बताया कि वो उसी ऑफिस में इंटर्न है, पढ़ाकू, शर्मीला। आर्या ने कबीर को बताया था, पर पेरेंट्स को बताने से डर रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पुरानी आदत उभर आई थी। फिर उसने खुद को रोका। ठीक है, बताना उसे कि हम जानना चाहेंगे, जब वो तैयार हो। ये एक विशाल छलांग थी। कबीर ने मन ही मन अपनी बहन को शाबाशी दी। डिनर के अंत में जब नीता और रोहन बर्तन साफ करने में लगे थे, अर्जुन बालकनी में खड़ा था। कबीर उसके पास आया। पापा, सब ठीक तो है? हाँ बेटा, बस सोच रहा था, तुम्हारी माँ और मैं, हमने कुछ गलत किया। तुम दोनों को बहुत दबाया। पापा, ये सब नहीं, सुनो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये शब्द अर्जुन के मुंह से निकले, भारी पर सच्चे। मैं एक अच्छा पिता नहीं था। मैं सिर्फ एक डरा हुआ आदमी था जो पिता बन गया। कबीर का गला भर आया। पापा, आप वो सब थे जो आप जानते थे। दादा ने आपको वही सिखाया था। गलती हमारी नहीं, पीढ़ियों की है। पर अब हम इसे यहीं तोड़ सकते हैं। पिता पुत्र बिना कुछ कहे एक साथ खड़े होकर शहर की रोशनियों को देखने लगे। एक नया रिश्ता, पुराने रिश्ते की जड़ों से ही लेकिन नई डालियों के साथ फूट रहा था। दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, निमोनिया, अस्पताल में भर्ती। ये संकट आश्चर्यजनक रूप से सबको एक सूत्र में बांधने वाला साबित हुआ। कबीर तुरंत आ गया। आर्या मुंबई से वापस आई, अपने नए बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट पर अपडेट देते हुए। अस्पताल के कॉरिडोर में ये परिवार फिर से इकट्ठा हो गया था, अब नए रूप में। डॉक्टरों ने बताया दादी उम्र के कारण कमजोर हैं, पर लड़ रही हैं। वो इलाज के लिए होश में नहीं थी, बुखार के भ्रम में। एक रात जब नीता और आर्या घर से खाना लेने गई थी और कबीर ऑफिस के काम में व्यस्त था, अर्जुन अकेले दादी के बेड साइड बैठे थे। दादी की आंखें अचानक खुल गईं। वो साफ देख रही थी। अर्जुन, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। हाँ माँ, मैं यहीं हूँ। सब ठीक हो गया ना? दादी की आंखों में एक चमक थी। मैंने देखा, कबीर आया था,
और वो लड़की आर्या बड़ी हो गई है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप ठीक हो जाओ। दादी ने हाथ हिलाया मना करते हुए। मैं तो जाने को तैयार हूँ बेटा, मेरा काम पूरा हो गया। मैंने चेन तोड़ दी। देखो, तुम्हारे बच्चे तुमसे नहीं डरते, वो तुमसे बात करते हैं। यही मेरी जीत है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, आपने ही सब शुरू किया था उस दिन लंच टेबल पर। दादी मुस्कुराई, एक शरारती युवा सी मुस्कान। हाँ, भ्रम, बहाना था। मुझे याद था सब कुछ। बस तुम्हें याद दिलाना था। अब मैं जा सकती हूँ। शाम को बताना है कि हम जीत गए। और फिर वो बेहोश हो गई, पर उनकी मुस्कान बनी रही। 1 हफ्ते बाद दादी स्वस्थ होकर घर आ गईं, कमजोर पर शांत। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। घर फिर से सजा था, पर इस बार सजावट में कोई जबरदस्ती नहीं थी। आर्या मुंबई से छुट्टी पर आई थी और अपने बॉयफ्रेंड आदित्य को साथ लेकर। एक नर्वस, स्मार्ट लड़का जो अर्जुन से मिलते ही सर बोलकर झुक गया। कबीर भी आया था, अकेला नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ, रोहन और 2 अन्य। उसने अपने बिजनेस का एक छोटा सा डेमो सबको दिखाया। डिनर टेबल पर वही खाना था, वही कमरा, पर हर चीज बदली हुई थी। बातचीत थी, हंसी थी, डर नहीं था। आदित्य ने अर्जुन से उनके मेडिकल दिनों के किस्से पूछे। आर्या ने मुंबई की अपनी रोमांचक कहानियां सुनाई। कबीर और रोहन ने टेक्नोलॉजी पर बहस छेड़ दी और अर्जुन हैरानी से सुनते रहे। दादी मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। उन्होंने नीता का हाथ थाम लिया। अब तुम खुश हो ना? नीता की आंखों में आंसू थे, पर वो हंस रही थी। हाँ दादी, बहुत खुश। अच्छा, अब मेरा काम पूरा। डिनर के बाद जब सब लिविंग रूम में बैठे थे, अर्जुन ने एक एल्बम निकाला। पुरानी फोटोएं, वो फोटो जहां वो और श्याम एक साथ हंस रहे थे। उन्होंने वो फोटो दादी को दिखाई। माँ, आपने सही कहा था। पापा मुझसे प्यार करते थे। दादी ने फोटो को छुआ। हमेशा से बेटा, बस कह नहीं पाते थे। फिर अर्जुन ने कबीर और आर्या की तरफ देखा। हम भी तुमसे प्यार करते हैं, बहुत। और हमें तुम पर गर्व है। ये कोई भाषण नहीं था, सिर्फ एक कबूलनामा था। उस रात जब सब सोने चले गए, आर्या ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा। आज दिवाली नहीं है, पर घर में रोशनी है, असली रोशनी। वो रोशनी जो दियों से नहीं, दिलों से आती है। दीवारें गिर गई हैं, उनकी जगह पुल बन गए हैं। अब हम एक परिवार हैं, टूटे हुए टुकड़ों से जुड़ा हुआ, पर जुड़ा हुआ। और शायद यही जुड़ाव पूरे होने से ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि हमने चुनौती दी है, लड़ाई लड़ी है और प्यार से जीत हासिल की है। शायद यही कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई, सुंदर शुरुआत है। और नीता और अर्जुन के बेडरूम में उनके बीच की जगह कम थी। उनके हाथ फिर से जुड़े हुए थे, बिना किसी डर के, सिर्फ एक नई, नाजुक पर वास्तविक उम्मीद के साथ। एक परिवार जो खोने के डर में जी रहा था, उसने खोकर पाया कि प्यार डर से नहीं, स्वीकार से आता है। विरासत में मिले डर को तोड़कर उन्होंने अपनी खुद की विरासत बनाई, समझ, संवाद और सच्चाई की। और यही सबसे बड़ी जीत थी।